बिजनेस स्टैट्स की पहली क्लास है। पहली क्लास के अंदर जितने भी थ्योरी वाइज क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग ग्राफ्स और रिगार्डिंग पाई चार्ट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेटा टाइप्स कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसके अंदर हम सारी बेसिक जो डिफाइंस पूछी जाती है बिजनेस स्टैट्स के अंदर, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट्स। ओके, सबसे पहले आते हैं इस पे। चैप्टर 1 हमारा पहले डिफाइन है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है सर, क्या होता है? इट इज बीइंग यूजफुल विद डेटा। इट इज द साइंस ऑफ collecting, exploring, presenting large amounts of data to discover underlying pattern and trends। ठीक है, बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नाम से पता चल जाता है। एनालिसिस वर्ड, ठीक है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग एंड प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट फॉर पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ठीक है, बेसिकली मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उस बिजनेस के अंदर आप टी मेकर है, आपने सोचा कि हम चाय बनाएंगे। चाय की आपने पूरी मार्केट सर्च करी कि किस किस टाइप के ब्रांड अवेलेबल है, उसके अंदर कितनी वैरायटी ऑफ ब्रांड हमें प्रोवाइड करे जाते हैं बाय आर कंपिटिटर्स, और उसके बाद आपने पूरा उसका क्या करा, डेटा कलेक्ट कर लिया। उस डेटा को जब आप एनालाइज करने बैठे, ठीक है, तो उसमें आपने 3 चीजें करी। सबसे पहले क्या करा आपने? डेटा को कलेक्ट। दूसरा क्या करा? उस डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करा कि कौन सा डेटा किससे रिलेट होता है। एंड लास्ट, उस पूरे डेटा को जो आपने पूरे एक्सप्लोर करा उसे प्रेजेंट करा किसकी फॉर्म में? पाए ग्राफ, पाए चार्ट, बार डायग्राम। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म बेसिकली अगर मैं कहूं तो। प्रेजेंटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, मतलब यही पिक्टोरियल फॉर्म में इसको प्रेजेंट करा टू डिस्कवर अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। सो दैट आपने जो ये 3 चीजें करी, क्या? डेटा कलेक्ट करना, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना, प्लस उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करना। इन तीनों चीजों का करने का आपका सिर्फ एक और एक ही एम था, क्या? कि जो पास्ट पैटर्न है और पास्ट ट्रेंड है, उनको आपने क्या करना था? एनालाइज करना था कि लोगों की प्रेफरेंस चाय की तरफ ज्यादा है तो ठीक है, बट कौन सी चाय? रेड लेवल, ग्रीन लेवल, ब्लू लेवल, कौन सी चाय? इसकी वैरायटी को भी आपने अच्छे से पहचाना। वो किसके थ्रू कर पाया? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर हमारे 3 चीजें आती है। सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट करना है, सेकेंड हमने उसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और थर्ड उसको रिप्रेजेंट करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का? टू नो द पैटर्न एंड ट्रेंड्स। ये चीज समझ में आई सबको, हाँ या ना? इसको नहीं आई तो पूछ लो। यस सर। हेलो, यस सर। माइक ऑन करके पूछना है। अगर आ गई है तो हाँ भी बोल दो, और एनर्जी के साथ बोलना, हाँ सर आ गई है। यस सर यस आ सर। गया। अरे मुझे तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही। 1 मिनट। अच्छा, आप सबकी वॉइस, मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। नॉट ऑडिबल। यस यस, ठीक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आगे आते हैं। टू मेजर डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो पूरा हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अभी पढ़ा, उसको हम 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एंड सेकंड इज इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या होता है कोई बता सकता है? किसको पता है क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव, बताइए। यू आर ऑडिबल सर, ओके। बताओ, स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव।
चलो तो कोई पढ़ा ही नहीं, पहली बार सुन रहे हैं नाम। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आओ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इट डील्स, वर्ड को ध्यान से सुनना, कलेक्टिंग, समराइजिंग, सिंप्लीफाइंग डेटा विच आर अदरवाइज क्वाइट अनवाइडली एंड वॉल्यूमिनस। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या करता है, जितना भी आपका डेटा है, अब डेटा किसी भी चीज से रिलेटेड जब होता है तो डेटा बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमिनस होता है। वॉल्यूमिनस मींस बहुत ज्यादा वाइड, इतना कि हम उसको एक जगह लिख नहीं सकते, उसको एक जगह कलेक्ट नहीं कर सकते। तो इस पूरे डेटा को हम एनालाइज कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है सर, इस पूरे डेटा को क्या करेंगे हम, एक समराइज फॉर्म में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्यों? ताकि हम इसको एनालाइज कर पाए, प्लस इसकी जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एनालाइजेशन का, ट्रेंड्स और पैटर्न को जानने का, उसको हम देख पाए। तो सर ये तो डिस्क्रिप्टिव, अलग क्या है इसमें, अलग बताओ। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम पता है किसका यूज करते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्राइंग चार्ट्स, दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स का मतलब यही होता है कि हमने डेटा को कलेक्ट करना है, उसको समराइज करना है, उसको एनालाइज करना है। पर जब इस पूरे प्रोसेस में हम क्या ऐड कर दें? टूल्स। कौन कौन से? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका पिक्टोरियल फॉर्म, कुछ भी ऐसे टूल्स को जब हम यूज करते हैं तो कैसी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी? डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है सारे बच्चों को, हाँ या ना? Yes, sir. बताइए, क्लियर है? Yes, sir. यस सर, ओके। नेक्स्ट है इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब सर ये क्या होता है और डिस्क्रिप्टिव से अलग क्यों है? अब इट इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल मतलब, इन्फ्रेंस वर्ड कभी सुना है? इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन। Consist of methods that are used for drawing inference about a totality of observation on the basis of knowledge about data। ठीक है। अब इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, आपका जो डेटा है ना उसे अच्छी तरह ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करता। वो क्या करता है, बस ऊपर ऊपर से कि जो जो हमें चीजें पता है, जो जो फैक्ट पता है, उन्हें कलेक्ट तो कर लिया, बट उनको अच्छी तरह एक अच्छी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हम इसके अंदर, इस स्टैट्स के अंदर नहीं कर पाते। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल आपको पता है क्या है? सैम्पलिंग। आप बताओ, सैम्पलिंग के अंदर हम कोई चार्ट या कोई पिक्टोरियल फॉर्म बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। सैम्पलिंग का सिंपल सा एक ही मतलब है कि हमने डेटा कलेक्ट करा, उसको एक जगह लिख लिया, खत्म। उस सारे डेटा को हमने क्या करा, थोड़ा प्रिमिटिव फॉर्म में लिख रखा है, उसको ज्यादा हमने डिस्क्राइब नहीं कर रखा, उसको ज्यादा हमने पिक्टोरियल फॉर्म में दर्शाया नहीं है, ताकि लोगों तक आसानी से हमारी बात पहुंच सके या आसानी से एनालिसिस कर पाए। तो इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ज्यादा टूल्स मतलब पिक्टोरियल फॉर्म का यूज नहीं करते। मेन डिफरेंस डिस्क्रिप्टिव एंड इंडक्टिव में यही होता है। क्लियर है सारे बच्चों को, हाँ या ना? यस सर। बताइए, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज डेटा सोर्सेस। अब सर आपने कहा कि स्टैट्स तो ये हो गई, हमें समझ में आ गया सर, पर ये जो डेटा है ये आता कहां से है, इनको लाने के तरीका क्या है, और ये सही भी होता है या नहीं होता, उसको हम जानेंगे। डेटा सोर्सेस के अंदर, डेटा सोर्सेस, जो डेटा हमें कलेक्ट होता है, जो डेटा हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसके दो मेन सोर्स होते हैं। सबसे पहला सोर्स है प्राइमरी।
ठीक है। प्राइमरी सोर्स सर ये क्या है? द डेटा दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, कीवर्ड क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। इट हैज टू बी कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है सर, क्या होता है मुझे समझाओ, समझ नहीं आया। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जो सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए पॉपुलेशन का हमारा काउंट हुआ, ठीक है, या वैक्सीन का ले लेते हैं, वैक्सीन का काउंट हुआ हमारा, कितनों को लग गई, कितने को नहीं लगी। जब आप वैक्सीन सेंटर पे जाएंगे तो अपना आधार कार्ड शो करेंगे, वो डेटा आपका अंदर डालेंगे आधार कार्ड में, प्लस आपको लिखा है उसमें इंसर्ट करा जाएगा कि आपको वैक्सीन, यू आर वैक्सीनेटेड और यू आर पार्शली वैक्सीनेटेड। ठीक है। अब ये जो वैक्सीन का पूरा प्रोसीजर है, ये तो पहली बार हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ। जो डेटा वहां डाला जा रहा है ऑफिशियल्स द्वारा, वो पहली बार है। तो कैसा सोर्स हुआ? प्राइम सोर्स। इस वाले डेटा का कोई भी इन हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसका कोई भी हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। ये वाला जो डेटा हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग वैक्सीन, तो ये कैसा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स। ठीक है। सेकेंडरी पे आते हैं। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, दे आर जनरली अवेलेबल फ्रॉम पब्लिश्ड सोर्सेज। अब मोदी जी आए हमारी स्क्रीन पे और मोदी जी ने कहा कि 1,000 करोड़ इंडियंस को वैक्सीन लग गई। ठीक है। ये भी क्या है? एक तरह से डेटा ही तो है, 1,000 करोड़ वैक्सीन लग गई, बहुत बढ़िया बात है। पर ये डेटा सर मोदी जी के पास आया कहां से? कहां से आया? प्राइमरी सोर्स से। जो डेटा ऑफिशियल्स ने मोदी जी को प्रोवाइड करा, सबसे पहले कलेक्ट करके वही डेटा मोदी जी ने हमें क्या करा? रिप्रेजेंट करा और उसे अच्छी तरह बताया। कहने को तो मोदी जी का डेटा भी एक सोर्स ही होगा, बट कैसा सोर्स? सेकेंडरी। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये जो मोदी जी के पास डेटा है वो ऑलरेडी किसी के पास अवेलेबल था जिसने मोदी जी को प्रोवाइड करा। इसलिए मोदी जी का डेटा क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सोर्स। और जो ऑफिशियल्स ने कलेक्ट करा होगा वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? यस सर। बताइए। क्लियर है? अच्छा, एक बच्चा ना यार अपना एक बार माइक ऑन करो और कुछ बोलो। मुझे पता नहीं चल रहा वॉइस आपकी आ रही है या नहीं आ रही। बोलो। अबे कोई भी बोल दो यार। Yes, sir. अच्छा, आदित्य आप बोलो। क्लियर है सर। अच्छा, कुछ जो अभी बोला ना एक बार उसे मैसेज में लिख। क्लियर है सर, ये बोला है। यार तो मेरे पास वॉइस क्यों नहीं पहुंच रही? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैसेज लिख दीजिए, उसमें कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी तक हमने जान लिया कि सर स्टैट्स होती क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या है, उसके कितने टाइप्स है और डेटा के कितने सोर्स है। ठीक है। अब जो ये पूरा डेटा है इसको हम 4 टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका क्या? क्वांटिटेटिव डेटा। Those data that can be quantified in defined units of measurement. सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है मेजरमेंट। These refers to the characteristics whose successive measurement yield quantifiable observation. ठीक है। अब मेरी बात सुनो। आप सबके घर में दूध आता होगा भैया, चाय भी बनती है, कॉफी बनती है, सबको सब दूध पीते हैं यहाँ पे। ठीक है। मान लीजिए कि एक राज, राम, श्याम और राधा, और एक और ले लेते हैं, क्या लोगे, राजू ले लेते हैं। ठीक है। ये 5 लोग थे, इनके घर में दूध आ रहा है। इसके घर में 1 किलो आ रहा है, इसके में 1, इसके में 2,
इसके में 4 और इसके में 6। ठीक है, एक दिन की बात है कि इतना किलो दूध आ रहा है। एक महीने तक क्या करा, दूध आता गया, इन सब का जितना भी हिसाब हुआ, मान लो 1 किलो का 30 रुपए है, तो 1 into 30, 30, 30, 30 एंड 30। ठीक है, अब जो इस सर सारा डेटा था, आप क्या इसे मेजर कर सकते हैं या नहीं? आप बताओ मेरे को, क्या जो ये डेटा है इसे हम मेजर कर सकते हैं? बताओ। ऑब्वियसली सर मेजर तो कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूमेरिक फॉर्म का डेटा है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब ये चारों, ये 5 जो थे ना, ये बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे एक दूसरे के। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा कि ये जाएंगे थीम पार्क घूमी घूमी करने। जब ये थीम पार्क पहुंचे घूमी घूमी करने के लिए, तो वहां पे इन्होंने, वो कौन सा होता है, पहिया सा होता है, नाम मुझे याद नहीं है, व्हील करके समथिंग है, जाइंट व्हील, एग्जैक्टली जाइंट व्हील। ठीक है, तो जाइंट व्हील में जाके पांचों बैठ गए और पांचों ने झूला झूला और खाना पिया, खाना पीना अपना करा और सब मौज मस्ती करके अपने घर पहुंच गए। अब जब मैंने राज को फोन मिलाया और उससे पूछा, यार आज कितना मजा आया तेरे को? उसने कहा बहुत मजा आया। राम को भी, उसने भी कहा बहुत। श्याम और राधा ने कहा बहुत ज्यादा, और राजू ने कहा मेरे तो मजे ही आ गए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जो इन्होंने ये एक्सपीरियंस जो मेरे साथ शेयर करा, क्या इसे हम क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, जो इन्होंने एक्सपीरियंस करा? हाँ या ना? ऑब्वियसली नॉट। पर डेटा तो ये भी है, हाँ या ना? डेटा तो सर ये भी है। डेटा क्या होता है? कुछ इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज से रिलेटेड क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन। जिस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, वो कैसा डेटा कहलाएगा? क्वांटिफाइबल, क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वालिटेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा। अब जो ये राधा, राम, श्याम, राधा और राजू, ये जो 5 जने थे, इन्होंने जो मुझे एक्सपीरियंस शेयर करा ना, ये कैसा डेटा है? क्वालिटेटिव डेटा। इसके क्वालिटेटिव डेटा के अंदर जो मेन कीवर्ड है वो क्या है? करेक्टरिस्टिक। क्या? उस डेटा का नेचर, उस डेटा का नेचर कैसा है, वो किस में आता है? क्वालिटेटिव डेटा में। ऐसा डेटा किस में आएगा? क्वालिटेटिव डेटा में। जिस डेटा का आपको क्या शेयर कर रखा हो? नेचर, ना कि न्यूमेरिक या नंबर फॉर्म। A characteristic is qualitative in nature when its observation are defined। सबको ये चीज क्लियर है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा के अंदर क्या फर्क है? हाँ या ना? पूछना है तो दोबारा पूछ लो। यस सर, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया, यस सर क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल डेटा। अब सर ये तो नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल सा है। The data classified on the basis of geographical and regional differences such as state, city, district is called geographical or special data। ये एक्चुअली स्पेशल नहीं है, ये स्पेशियल है। बोला है यहाँ पे मिस्टेक, इट इज स्पेशल डेटा। ठीक है, अच्छा, क्या होता है जब भी हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, नाइदर ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, बट ऑन द बेसिस ऑफ अ एरिया। सिर्फ क्या कहा है मैंने? वर्ड याद रखना। वर्ड क्या है यहाँ पे? कीवर्ड है एरिया। जब एरिया के बेसिस पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो वो कैसा डेटा है? जियोग्राफिकल डेटा। बस सिंपल है। नीचे आते हैं, लास्ट वन, लास्ट टाइप ऑफ डेटा इज क्रोनोलॉजिकल डेटा। कोई बता सकता है क्या होता है क्रोनोलॉजिकल डेटा? सर समझाओ। सिस्टमेटिकली डेटा है। मैसेज लिख दो अपना कि सर ये होता है। मुझे पता है वैसे तुम्हें आता तो होगा नहीं, नालायक हो तुम सारे, मेरे बिना क्या कर लोगे तुम, पर ठीक है,
चांस देने में बिलीव करता हूँ। बताओ डेटा वाइज, ठीक है, इतने भी नालायक नहीं हो तुम लोग। बहुत सही बताया। क्रोनोलॉजिकल डेटा का सिंपल सा मतलब है डेट वाइज, सिर्फ डेट वाइज नहीं, टाइम वाइज बेसिकली। देख, दिस डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, सॉरी टाइम बेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इट कैन बी आवर्स, डेज, वीक, मंथ, एक्सेट्रा। मान लीजिए आपने सबने जर्नल सीख रखी है, ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जर्नल की सबसे बढ़िया और सबसे एक मोस्ट जो कह लो प्रॉफिटेबल या मोस्ट अकाउंटेबल क्वालिटी क्या होती है कि जर्नल हमेशा बनती है डेट वाइज। जो डेट की ट्रांजैक्शन पहले है, कितनी ही बड़ी अमाउंट की और कितनी ही इंपॉर्टेंट हो, डेट वाइज सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर जर्नल के अंदर हम क्या करते हैं, डालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वो सारा डेटा जो जर्नल हम बना रहे हैं वो कैसा डेटा है, क्रोनोलॉजिकल डेटा। क्लियर है यहां तक, सिंपल सा था। ओके, मैं पहले ही बोल रहा हूँ सर ये तो आता था, ये मत कर देना, क्योंकि लास्ट ईयर पूछ लिया था क्वेश्चन और बेवकूफी वाली गलतियां करके आते हैं बच्चे। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? किसी कोई आइडिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सिस्टमैटिक डेटा, ओके, थोड़ा और सिस्टमैटिक तो ठीक है बट समझ सा नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेनेबल बताओ। सिस्टमैटिक डेटा, हाँ, बाकी बच्चे ओके, नमन, पीयू, प्रिया, संस्कृति, श्रेया, वैष्णवी, वैष्णवी सिंह दो है, वैष्णवी सिंह, हाँ ठीक है। रिपीटिशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, चलो आते हैं अब इन दोनों चीजों को ना, जो आपने कहा सिस्टमैटिक डेटा और फ्रीक्वेंसी मींस लाइक रिपीटिंग नंबर, ठीक है, बहुत बड़े, उस पे आते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ऐसी चीज जो बार बार क्या करे, रिपीट करे, ठीक है। जब इस रिपीटिशन को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल या इन द फॉर्म ऑफ आप कह लीजिए पिक्टोरियल डेटा, तो उसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, द रिपीटिशन ऑफ नंबर is a data set termed as the frequency, ये तो frequency हो गई, of that particular number as the variable in which that number is assigned। basically मान लीजिए कि एक मास्टर शेफ का कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब हर साल सिंपल सी बात है, 3 पोजीशन आएगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहले साल जब हुआ ये मास्टर शेफ, तो उसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट पोजीशन थी ना उसमें एक ही बंदा आया, सेकंड पोजीशन के लिए 2 बंदे आ गए और थर्ड पोजीशन में भी एक ही बंदा आया। सेकंड ईयर जब ये हुआ तब फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए भी फर्स्ट और थर्ड के लिए भी मान लो फर्स्ट। जब थर्ड ईयर आया तो फर्स्ट के लिए 2 बंदे आ गए कि फर्स्ट उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया कि दोनों को पहली पहली पोजीशन प्रोवाइड कर दी, सेकंड के लिए 1 और थर्ड के लिए भी 1, ठीक है। अब आप देख रहे हो जो ये डेटा है फर्स्ट पोजीशन वाला, पहले साल में तो एक था, अगले साल भी एक था, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। रिपीट हुआ है नहीं हुआ, हर साल फर्स्ट तो कोई ना कोई आएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर, फर्स्ट तो कोई ना कोई आएगा। तो जो ये पूरा डेटा है 1, 1 और 2 का, ये क्या बता रहा है कि 4 लोग ऐसे हैं जो मास्टर शेफ के कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो 4 लोग ऐसे हैं जो सेकंड पोजीशन आए हैं मास्टर शेफ के कंपटीशन में 3 सालों में ऑब्वियसली, और 3 लोग ऐसे हैं जो थर्ड आया मास्टर शेफ के कंपटीशन में। तो ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 को। उसने इस लाइन में, पता अब ये यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे
of that particular number as the variable in which the number is assigned. तो ये assigned क्या है, कौन सा नंबर है, 1 2 3, और ये कौन सा डेटा है, इनका, तो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, वर्ड वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 2 and 3 वेरिएबल्स है. Frequency of variables is a data listed in a table known as frequency distribution table. जो ये बनाया है ना मैंने, ये क्या है, frequency distribution table है एक तरीके से. क्लियर है सबको कि वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती क्या है. जब हम किसी भी चीज का जब कोई भी चीज रिपीट हो रही होती है, उसको टेबल फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में जब हम लिख देते हैं या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है, हाँ या ना? ये दोबारा समझना है तो पूछ लो. The list table graph that displays the frequency of various outcomes in a sample. बहुत बढ़िया संस्कृति, आपने एकदम सही बताया. यस सर, क्लियर है, ओके. नाइस नाइस नाइस. नेक्स्ट वन, वेरियस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी थोड़े टाइप्स है, उसको पढ़ लेते हैं फटाफट से. ये आ सकते हैं बट पूछे नहीं जाते. सबसे पहला है discrete frequency distribution. It represents the data of discrete variable in a tabular form by listing all the possible values that a discrete variable can take. अब सर ये discrete variable क्या है? आगे जब हम आगे जब हम मीन निकालना सीखेंगे ना, तो उसमें 3 सीरीज आती है, आप सबको पता भी होगा. सिंगल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस. यहां पे सर डिस्क्रीट का मतलब क्या से, डिस्क्रीट का मतलब क्या, डिस्क्रीट का मतलब है सिंपल, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो. जिसकी क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो. मान लीजिए आपके पास 1 2 5 7 1 3 2 4 7 8, ये आपके पास डेटा है. मैंने आपसे पूछा कि जो नंबर 1 है वो कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बारी, 1 और 2. नंबर 2 है, कितनी बार आ रहा है, 2, मतलब ये भी 2 बार आ रहा है. तो जो ये 2 है यहां पे, ये क्या है, 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी. तो ऐसा डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल. ठीक है. ऐसे जब वेरिएबल की क्या करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या कहलाता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, डिस्क्रीट वेरिएबल. कीवर्ड ये है, पेपर में आएगा तो ये, इसे पहचान करनी है आपको. क्लियर है, हाँ या ना? इंडिविजुअल, ओके. हाँ, ओके. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सिंपल है सर, ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉन्टिन्यूअस डेटा की हो. अब सर कॉन्टिन्यूअस डेटा क्या होता है, सिंपल है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि 1 से 10 में 5 नंबर है. कौन से 5 ये नहीं बताया, बस दे दिया कि 5 नंबर है, कोई भी हो सकते हैं. 10 से 20 के अंदर आपके मान लीजिए डेटा में जो है वो 9 नंबर है, मान लीजिए. 20 से 30 में 2 और 30 से 40 में 4. ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है. तो ऐसा डेटा जो क्या है, कॉन्टिन्यूस है. 1 से 10, 10 से 20, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस. ऐसे डेटा की जब हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या कहलाएगी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सबको क्लियर है, सिंपल सा था. नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द वर्ड इज क्यूमुलेटिव. क्या मतलब है क्यूमुलेटिव का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव, सॉरी, क्यूमुलेटिव रेंज. पक्का,
बताओ। रिपीटेटिव, ठीक है, थोड़ा और क्लोज है बट एग्जैक्टली देखो, क्यूमुलेटिव का मतलब है किसी भी चीज का सम। मान लीजिए आपको एक आपका आपने लोन ले रखा है, या आपने लोन, सॉरी लोन भी नहीं कहूंगा, आपने बैंक में पैसा डाल रखा है सेविंग अकाउंट में, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, हर महीने, सॉरी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मान लीजिए 3 साल से आपने वो पैसा निकाला ही नहीं, वो इंटरेस्ट क्या होगा, क्यूमुलेट होता रहेगा, आपके अमाउंट के अंदर ही जुड़ता रहेगा। वर्ड क्यूमुलेटिव का यही मतलब होता है, समेशन, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में it is the sum of frequency of that class of all the classes having class marks greater than or less than that of the given class। अब सर डिफाइन तो ऐसी है कि समझ में ना आए, तो आप थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट करिए। देखिए ऊपर वाले डेटा पे आते हैं एक बार, ठीक है। यहां पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा बाद में, CF, ठीक है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट यहां पे ये जो होगा ना, ये डेटा ऐसे नहीं होगा, क्या बोलेगा आपको, मोर देन 1, मोर देन 10, मोर देन 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइफ पढ़ रखा है, वही चीज है। ये मोर देन और लेस देन वाली जब चीज आ जाती है ना, और ऐसे डेटा का जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको? हाँ ना, हाँ या ना? तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्लास, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ये है कीवर्ड, सम फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। क्लियर है, हाँ या ना? दोबारा पूछना है? यस सर, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिपीटेटिव, ठीक है, बहुत बढ़िया, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, वन मिनट। नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर क्या होता है बताओ। देखिए, it is a distribution in which all relative frequencies are recorded against each class interval. Relatable frequency of a class is the frequency obtained by dividing the frequency of the total frequency। सर समझ तो ये भी नहीं आया, यहां से दो, यहां से इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी तक आपने कर ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है, आपको जब डेटा दिया जाएगा, उसमें कुछ ऐसा भी डेटा होगा जो मेन डेटा से रिलेट होगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं बट उससे मिलता जुलता, ठीक है। मान लीजिए, इसका एग्जांपल क्या लूँ अब मैं, इसका एग्जांपल कोई मतलब छोड़ दीजिए, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे बता रहा हूँ कि आपको मेन कीवर्ड क्या होगा, कि फ्रूट्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेन आपको एप्पल एंड ऑरेंज का डेटा दोनों का दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर आपको बोला कि आपको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल की करनी है, पर सर यहाँ पे तो ऑरेंज का भी डेटा है, और दोनों ही किस कैटेगरी के हैं, फ्रूट्स कैटेगरी के। तो ऐसी जगह ऑटोमेटिकली हमारा क्या लगेगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि उससे रिलेट मतलब एप्पल की कैटेगरी का तो है ऑरेंज, बट ऑरेंज का डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं था। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए और बोला गया हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लग रही है, तो कौन सी लग रही होगी, रिलेटिव, उससे मिलती जुलता, सॉरी उससे मिलता जुलता डेटा बट एग्जैक्ट नहीं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बट गिवन है। क्लियर है, हाँ या ना? कम पूछा जाएगा, इसकी ज्यादा उस पर मत जाना। यस सर,
ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे आते हैं। अच्छा, पहले बोल रहा हूं, अभी तक जो टॉपिक्स करे हैं उसमें किसी को कुछ पूछना है कि सर ये समझाओ? क्लियर है सभी को, हाँ या ना? ओके, यस सर, क्लियर है, नो डाउट। हाँ, अभी थोड़ी हो गए, अभी जब क्वेश्चन हो गए तब देखते हैं कितना समझ में आया। ओके, लास्ट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारे पास टैब्यूलर डेटा आ गया, डेटा को हमने कलेक्ट करा, उसको टैब्यूलर फॉर्म में लिख दिया, अब उसकी बारी क्या बारी आई? उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की। आप देख रहे हो, सबसे पहला वर्ड क्या पढ़ा था? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तीन थे, कलेक्टिंग हो गया, एक्सप्लोरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटिंग इन पिक्टोरियल फॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये देख रहे हो, पूरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस एक डिफाइन के अंदर पूरा स्टैट्स का जितनी चीजें होती है ना, सब कुछ दे दी, बेसिक। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला टाइप है वन डायमेंशनल डायग्राम। ये वो डायग्राम है जिनके अंदर सिर्फ वन डायमेंशन होता है। फॉर एग्जांपल सर, देखो, in one dimensional diagrams only one dimension is taken into consideration. For example, simple bar chart. Bar chart are used to represent only one characteristic of data, and there will be as many as bars the number of observation. अब सर इसको थोड़ा समझा दीजिए, पाई डायग्राम। ये आपका क्या है? सिंपल बार चार्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये वन डायमेंशनल क्यों है? कोई बता सकता है कि जो सर सिंपल बार चार्ट है, आप उसको वन डायमेंशनल कैटेगरी के अंदर क्यों ले रहे हैं? बताओ। हम्म, किसी को पता है क्या? हम्म, नहीं पता शायद। नो सर, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, अब इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अभी पढ़ते जाओ, जब टू डायमेंशन आएगा अपना मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मल्टीपल बार चार्ट। क्या होता है सर? इट इज यूज फॉर कंपैरिजन। ध्यान देना इस पे, वर्ड पे, कंपैरिजन करने के लिए। ये लास्ट ईयर पूछा गया था क्वेश्चन में, बच्चों को नहीं पता था कि कौन सा चार्ट कंपैरिजन में यूज होता है। मल्टीपल बार चार्ट ऑफ टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा, ईच रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर। अब देखो इसका एग्जांपल, 2010, 11, 12। ठीक है, ये तो हो गए क्रिकेट बैट, ये हो गई बॉल्स, और ये हो गए विकेट कीपर ग्लव्स। क्रिकेट बैट, बॉल्स, विकेट कीपर ग्लव्स। क्रिकेट बैट, बॉल्स, विकेट कीपर ग्लव्स। अब आपने क्या देखा कि 2010 का डेटा और 2011 का डेटा और 2012, इन तीनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पर सिर्फ इन तीनों ईयर्स में कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये तो क्रिकेट के बैट का है डेटा, ये ग्लव्स का, और ये बॉल्स का। ठीक है, सेम यहां पे, एंड सेम यहां पे। जितनी कैटेगरी थी उसका भी हम कंपैरिजन थ्रू मल्टीपल बार चार्ट कर पा रहे हैं। सिंगल बार चार्ट और मल्टीपल में यही फर्क है कि इसके अंदर
ये सिर्फ क्या है, टाइम बेस्ड डेटा था, बट किसी एक चीज का। अगर ये डायग्राम बन रखे हैं तो ये सारे किसके हो गए, सिर्फ और सिर्फ या तो बॉल के, या बैट के, क्रिकेट बैट के, या फिर विकेट कीपर ग्लव्स के। पर मल्टीपल के अंदर हमने कैटेगरी तो ली बट साल को भी कंपेयर कर पाए। फर्क पता चला सिंगल और मल्टीपल में, हाँ या ना? बताओ, कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हो। ठीक है, कैसे? ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज डेविएशन बार चार्ट। अब सर डेविएशन बार चार्ट क्या होता है, कौन बताएगा? सर डेविएशन बार चार्ट बताओ। देखो मुझे तो आता नहीं है वाला, तुम ही बताओगे। सर डेविएशन बार चार्ट क्या होता है? हम्म। नहीं आता, नहीं पता। कोई नहीं, मैं बताता हूं, मैं हूं ना। डेविएशन बार चार्ट। अब अगर मैं कहूं, ये सबसे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे ही पूछा आता है और बच्चे कंफ्यूज भी इसमें ही होते हैं। ये क्या बना दिया सर? अभी तक तो इस लाइन के ऊपर ही सब कुछ बन रहा था, नीचे कैसे बन गया? सॉरी। डेविएशन बार चार्ट, दे आर सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेट वैल्यूज। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? नेट वैल्यूज। नेट वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जितनी आपकी इनकम हुई, जितना प्रॉफिट हुआ, उसमें क्या क्या माइनस हुआ? डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा आपका टैक्स, उसके बाद आपको क्या मिलता है? NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज अ नेट वैल्यू। अब सर जो ये नेट होता है ना, ये माइनस में भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ये किस चीज का डेटा है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट, लॉस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आपने सुना होगा कि जो हमारा इंपोर्ट है वो डेफिसिट हो रहा है, या इंपोर्ट है वो ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है, सक्सेशन में जा रहा है। प्रॉफिट और लॉस के साथ भी सेम चीज है, ठीक है? तो यही चीज होती है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन से डायग्राम का यूज करते हैं? डेविएशन बाय बार चार्ट। क्यों? क्योंकि नेट वैल्यूज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ हो सकती है, जिसको बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? डेविएशन बार चार्ट। क्लियर है या नहीं? दोबारा पूछना तो पूछ लो, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें ही होती है। बताओ। हेलो, क्लियर सर? हेलो, ओके। नेक्स्ट वन, डिवाइडेड बार चार्ट। It is used to represent the data in which total magnitude is divided into different components. सर क्या होता है, समझाओ।
देखो बहुत सिंपल सा है। सर ये क्या बना दिया? अच्छा, ये तो मैंगो वाली आइसक्रीम और ऊपर है रसबरी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इस डेटा के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक साल में आपके जितने कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट वाला एग्जांपल लेता हूं या आइसक्रीम वाला ले लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम में रसबरी, मैंगो और कोला, ये तीनों कितनी सेल्स हुई? रसबरी की तो इतनी हुई, मैंगो की इतनी हुई और कोला की इतनी हुई। उस पूरे आइसक्रीम के डेटा को हमने क्या करा, अलग अलग हिस्सों में बांट दिया अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जब भी ऐसा हम बार चार्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? डिवाइडेड बार चार्ट। क्लियर है या नहीं? बताओ, क्लियर है सबको? गॉट इट। ओके, नेक्स्ट वन। परसेंटेज बार चार्ट। When relative proportion of a component of a bar are more important of a bar are, oh, sorry, double bar है, than their absolute value, each bar represent 100%। सर क्या होता है? कोई बता सकता है? परसेंटेज बार चार्ट, एनीवन? व्हाट इज परसेंटेज बार चार्ट? हम्म, बताइए। कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। परसेंटेज बार चार्ट बहुत सिंपल है और ऊपर वाले से मिलता जुलता भी है। आइसक्रीम जो थी, ये पूरा जो आइसक्रीम का डेटा है ना, मान लो ये क्या है, 100%। क्या है ये पूरा? 100%। जो मैंगो, जो सॉरी रसबेरी आइसक्रीम थी, उसका परसेंटेज इतना है, मान लो 30% समथिंग। ये मैंगो का परसेंटेज 40 है और ये कोला का 30 है। सेम अगर मैं 2001 वाले की बात करूं, तो इसमें 70% आपका रसबेरी, 10% आपका मैंगो एंड 20% कोला। सेम यहाँ पे तो 10% आपका रसबेरी, 20% एंड 70% आपका कोला। ठीक है। तो जो पूरा डेटा था ऊपर वाले में, किसमें? डिवाइडेड वाले में, हमने उसको न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, जबकि परसेंटेज वाले में सेम डेटा को सेम तरीके से हमने किसमें रिप्रेजेंट करा? परसेंटेज के अंदर। क्लियर है सबको डिफरेंस परसेंटेज और डिवाइडेड में? हाँ या ना? बताइए। यस सर, एक मिनट। आवाज आ रही है? या उसको लगाने का फायदा ही नहीं है फिर? ओके, नेक्स्ट वन इज पाई डायग्राम। अब ये तो पता होगा सबको, पाई डायग्राम। सर ये पाई चार्ट है। अब ये जो पाई चार्ट है ना, ये क्या होता है? 360 डिग्री का। सबसे पहली चीज, जब हम इसको बांटते हैं तो ये परसेंटेज में नहीं बटता, किसमें बटता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिग्रीज के अंदर। ठीक है। They are used to show the total number of observation of different types in a data set on a percentage basis rather than an absolute value through a circle। क्लियर है सभी को? जो परसेंटेज ऊपर था उसको हमने बार चार्ट डायग्राम से कर दिया। उसी चीज को जब हम पाए से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है? पाई डायग्राम।
हाँ या ना? क्लियर है सभी को? सिंपल सा था। ओके, अब आते हैं टू डायमेंशनल वाले पे। टू डायमेंशनल डायग्राम, इट रिप्रेजेंट बोथ द हाइट एंड द वेट। ये फर्क कर गया, कौन सा वर्ड है? वेट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब आप कोई मुझे फर्क बताएगा वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल डेटा के अंदर? एनीवन? वन डायमेंशन और टू डायमेंशन डेटा के अंदर जो वर्ड आया ना विथ, उसको कंसिडर में रखना और फिर बताओ। देखो अब ध्यान से सुनना एग्जांपल। फर्स्ट वाले लेते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है सर? एक ये बना, एक ये बन गया, एक ये, एक ये, और एक ये। अब इस वाले जो ये हिस्टोग्राम बनाया है और जो अभी तक हम बार डायग्राम जितने भी डायग्राम्स कर रहे थे उनमें एक फर्क क्या है? हाइट का। सर हाइट तो उनकी भी अलग थी, इनकी भी अलग है। ये इतना लंबा, ये इतना, ये इतना, ये इतना, और ये इतना। बट वन डायमेंशन जो डायग्राम्स थे उनके अंदर विड्थ, दैट इज चौड़ाई, ये चीज सेम थी और इसके अंदर सेम नहीं है। टू डायमेंशन डायग्राम्स के अंदर जो ये विड्थ है ना, ये भी रिप्रेजेंट करती है कुछ वैल्यूज को या कुछ डेटा को, जबकि वन डायमेंशन के अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाइट को। अब फर्क क्लियर हुआ वन डायमेंशन और टू डायमेंशन के अंदर? हाँ या ना? बताओ। क्लियर है वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन में डिफरेंस? यस सर, ओके। नेक्स्ट हमारा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बड़ा सिंपल सा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ नहीं होता फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। इसमें भी क्या है? हिस्टोग्राम बनता है। ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट है, मतलब ये अगर हिस्टोग्राम है, इसका मिड पॉइंट ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जब इन्हें क्या करो? स्केल से कनेक्ट करो, मतलब पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट करो, पॉइंट टू पॉइंट, ये क्या बना लेगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसी फिगर, क्लोज शेप फिगर, जिसकी मोर देन क्या हो? थ्री साइड्स। जिसकी क्या हो? मोर देन थ्री साइड। जैसे ट्राइंगल भी पॉलीगन ही है, बट मोर देन हम उसको थ्री में गिनते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देख लीजिए। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस बार इन अ हिस्टोग्राम. It can be obtained directly by joining the points above each class midpoint at height equal to the corresponding frequency. सबको क्लियर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन? हाँ या ना? बेसिक्स है बड़ा। यस सर, ओके। नेक्स्ट इज इसी की छोटी बहन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब फ्रीक्वेंसी कर्व और भी सिंपल है। इसके मिड पॉइंट निकाले हमने हिस्टोग्राम के। अब यहां पे हमने स्केल का यूज नहीं करना, हमने फ्री हैंड, जब ये फ्री हैंड हमने क्या करा? मिड पॉइंट को कनेक्ट करा, ऑब्वियसली क्या बना लेगा? फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस एट हाइट
इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी विद अ फ्री हैंड। ये मेन वर्ड है, फ्री हैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव, जिसके बारे में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी की होती है। ठीक है, देखो, it is the graphical representation of the cumulative frequency distribution. It can be of less than or more than type. ठीक है, ओजाइव क्या है सर? ओजाइव मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका दूसरा नाम होता है क्या? ओजाइव। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। ठीक है सर, बनते कैसे हैं? बड़ा सिंपल है, देखिए। ठीक है, अगर मैं लेस देन वाले की बात करूं तो लेस देन वाला शुरू यहां से होगा, और मोर देन की बात करूं तो वो इसको कनेक्ट कर दो। सर दूसरी चीज, ये पेन से कनेक्ट होगा या फ्री हैंड होगा? फ्री हैंड होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है? कर्व। ठीक है, आप जब इसको सबने कर रखा होगा, वैसे उजाई सबने ही बना रखा होगा यहाँ पे। जब हम इसको अगले क्लास में क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि विद डेटा हम इस उजाई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ शेप बता रहा हूँ, लेस देन एंड मोर देन। क्लियर है सबको, हाँ या ना? ओजाइव किस डिस्ट्रीब्यूशन में बनता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। क्लियर है, हाँ या ना? बताइए। यस, ओके। लास्ट वन, हिस्टीरियोग्राम। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक है। HISTIRO, हिस्टीरोग्राम। हिस्टीरोग्राम क्या होता है सर? ये वो पाई चार्ट है, सॉरी, ये वो बार टू डायमेंशनल बार डायग्राम है जो टाइम से रिलेटेड है। जो हमने टाइम डेटा पढ़ा था वो इसमें ही आता है। इट इज अ टाइम सीरीज ग्राफ वेयर इन डिफरेंट वैल्यूज इन द सीरीज आर रिप्रेजेंटेड अगेंस्ट टाइम। ये सिंपल सा बार डायग्राम होता है बेसिकली, बट यहाँ पे किसी और वेरिएबल की जगह क्या होता है? टाइम होता है एज वन वेरिएबल, और यहाँ पे आपका भी चीज हो सकती है। क्लियर है सबको? जब भी ऐसा बार डायग्राम बने तो कौन सा क्या कहलाएगा? हिस्टीरियोग्राम। क्लियर है, हाँ या ना? बताइए। ये सर क्लास 11 में पढ़ा था ये सब, बहुत बढ़िया, वही है सारा, एग्जैक्टली वही है। यार अब पता है क्या, मैं करने को तो तुम्हें सिर्फ नोट्स दे देता, बट कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट कभी छू ही नहीं, क्योंकि उनके पास स्टार्ट सब्जेक्ट नहीं था। एंड वो अंडरस्टैंडेबल भी है, बट ठीक है, आपने कर रखा है, वेल एंड गुड, आपकी रिवीजन हो गई। जिन्होंने नहीं कर रखा उनको समझ में आ गया, सबका फायदा हो गया इसमें। ठीक है, अच्छा, बाकी अभी तक जितने हमने डायग्राम्स करे, जो हमने टॉपिक्स करे, उससे रिलेटेड किसी को कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है, प्लीज आप पूछ लीजिए। सर ये वाला दोबारा बताइए। एनीवन? क्लियर है सबको? एक बार लिख दो, क्लियर है सर? बीएचयू में कैसे क्वेश्चन आता है सर? स्टैट्स के। बीएचयू के स्पेशली बता रहा हूँ, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बीएचयू में प्रैक्टिकल तो देखो आएगा ही आएगा, बट प्रैक्टिकल में भी थ्योरी वाइज क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। डीयू के अंदर उल्टा है, थ्योरी है ना, तो थ्योरी को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरी गई, प्लस उसमें भी क्या करेंगे? प्रैक्टिकल डाल देंगे। तो प्रैक्टिकल पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ड्यू में ज्यादा कंसिडरेशन है, बीएचयू में इसका थ्योरी में ज्यादा है, मतलब थ्योरी में इसकी ज्यादा परसेंटेज गिनी जाती है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? ओके,
ठीक है, क्लास खत्म है, क्लास खत्म है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े इसके नेक्स्ट अच्छे जो टॉपिक्स है उनको करेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत बेसिक था। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट का नई क्लास होगी, नए हमने टॉपिक्स करने हैं, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ना मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो कुछ करा ही नहीं, ये समझ लो। ठीक है, दूसरी चीज